वेलकम बैक गाइस। वेल अब टाइम आ गया है कि हम जान लें बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन जावा। दैट मीन्स It's about damn time! I've been waiting, Hashirama! I'll deal with you later! अब ये बेसिक आईओ में हम टर्मिनल बेस्ड चीज़ें सीखेंगे, यानी कि यूज़र इनपुट लेना वाया टर्मिनल और टर्मिनल में आउटपुट प्रिंट करना। पहले देखते हैं यूज़र इनपुट लेना। यूज़र इनपुट में हम फिलहाल दो तरीके देखेंगे। पहला है स्कैनर और दूसरा है बफर रीडर वाया इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब अगर बात यूज़र इनपुट में आ ही गई है तो पहले स्कैनर से निपट ही लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हाँ यहाँ पे बोलता हूँ, तो सबसे पहली बात यह है कि स्कैनर एक क्लास है और स्कैनर एक क्लास है तो हम स्कैनर क्लास से यूज़ करके स्कैनर क्लास का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टेकिंग यूज़र इनपुट। अब क्लास क्या होता है ये हमने नहीं सीखा है तो हम उसे डिटेल में समझेंगे नहीं अभी, क्योंकि वो क्लास वाले पार्ट को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप्स में, जो कि नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होने वाला है, उसमें समझेंगे। तो अभी के लिए स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उसे किस किस वे में हम, यानी कि कौन से मेथड से हम यूज़र इनपुट ले सकते हैं वो देखेंगे। और जो स्कैनर क्लास होता है उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो हम बेसिकली जावा यूज़ करते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड नहीं आता है वो, और उसे हमें अलग से एक इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करके इंपोर्ट करना होता है। हालांकि ये सब हमने बहुत बार देखा है, बट हम आज बार समझने वाले हैं कि आखिर स्कैनर क्लास यूज़ कैसे करें। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, जो कि इंपोर्ट ऐसे लिखेंगे हम, एंड जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड मेक श्योर कि आपका स्कैनर का फर्स्ट लेटर जो कि एस है वो कैपिटल में हो, एंड वो कैपिटल में होना ज़रूरी है क्योंकि उसका कैपिटल में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्कैनर जो वहाँ पे मेंशन है वो कैपिटल एस के साथ ही मेंशन है। स्मॉल एस वाला जो स्कैनर है वो मेंशन नहीं है। अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा ना तो ये एरर दे देगा। लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट एंड यू कैन सी कि स्कैनर करके कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल एस वाला स्कैनर करके एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट अगर मैं इसको वापस कैपिटल एस कर दूंगा तो एंड इट विल कंपाइल प्रॉपरली। ओके, तो आपको थोड़ा केस सेंसिटिव होना पड़ेगा इंपोर्ट स्टेटमेंट को लेके। नाउ सबसे पहली चीज़ हम बनाएंगे स्कैनर का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। अब तक तो हमने बहुत बार कोई भी वेरिएबल बनाया होगा तो हमने पता है कि वेरिएबल कैसे बनता है। हमें वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ता है, उसका नाम डिसाइड करना पड़ता है और ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें उसको वैल्यू देनी है या नहीं। तो ऑब्जेक्ट बनाना है अगर किसी क्लास का, तो हमें बस उस क्लास का नाम डिसाइड करना पड़ता है। मतलब हमें कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको क्लास का नाम हमें पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्लास हमारे कोड में या फिर इंपोर्टेड होना चाहिए। जैसे अभी हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास स्कैनर क्लास इंपोर्ट होके आ रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, पहला एक डेटा टाइप का नाम, मतलब अभी एनालॉजी में समझो, हमारे पास डेटा टाइप का नाम आ गया, मतलब डेटा टाइप हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें वेरिएबल का नाम डिसाइड करना है, वो कुछ भी रख सकते हैं हम, ऑब्वियसली पता है। एंड जो रूल थे डेटा टाइप के नाम को रखने के लिए वैसे ही क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम को रखने के लिए होते हैं। यानी कि हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर जो थे, स्पेशल कुछ थे, डॉलर वाला, अंडरस्कोर वाला, एंड जो भी नंबर्स आप यूज़ कर सकते हो 0 to 9, एंड कोई भी अल्फ़ाबेट स्मॉल केस है और लोअर केस आप यूज़ कर सकते हो फॉर अ वेरिएबल नेम, जो कि डेटा टाइप में हमने सीखा था। और सेम हम आप ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हो। बट द डिफरेंस क्या था उसमें, बस कि हम 0 to 9 कोई भी डिजिट से हमारे वेरिएबल का नाम इनिशियल मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते थे। एंड सेम गर्ल्स फॉर ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें भी सेम कन्वेंशन यूज़ होते हैं, जो कन्वेंशन नेमिंग के लिए यूज़ होते थे हमारे वेरिएबल में डेटा टाइप के टाइम पे जो हमने सीखा था। ओके, सो
अभी नाम हम लोग डिसाइड कर देते हैं, जैसे माई स्कैनर। तो हमारे पास आ गया क्लास का नाम जो कि स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है माई स्कैनर। एंड अब हमें डिसाइड करना है कि हमें उसको वैल्यू देनी है या नहीं, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट अभी बनाना है या फिर नहीं। और अभी हम ऑब्जेक्ट इस बार बनाएंगे क्योंकि हमें अभी जस्ट ऑब्जेक्ट बनाना ही है। ओके, तो हमने भी डिसाइड कर लिया कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। सो पहले मैं लिखूंगा स्कैनर जो कि है क्लास का नाम। ओके, अब ये स्कैनर जो मैं लिख रहा हूँ माई स्कैनर, ये है मेरे ऑब्जेक्ट का नाम। ऑलराइट, अब मैं यूज़ करूँगा क्या, इक्वल टू ऑपरेटर। ये मैंने मेंशन नहीं किया, मैं भूल गया था, बिकॉज ये छोटी चीज़ लगती है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली। सो इट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी हमें पता है। तो ये हम यूज़ करेंगे, 3 चीज़ हो गई। अब हमें वैल्यू देनी है। अब बेसिकली प्रीमिटिव्स के टाइम में हम क्या करते थे कि हम सीधा वैल्यू दे देते थे। अगर कोई नंबर है तो नंबर लिख देते थे, और अगर कोई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, या फिर बूलियन है तो ट्रू फॉल्स में तो कुछ भी लिख देते थे। बट अभी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें पहले यूज़ करना पड़ेगा न्यू कीवर्ड जो कि NEW होता है। एंड देन हम वही क्लास का नाम अभी लिखेंगे क्योंकि हमें उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। एंड अभी जो मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट इन, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें यूज़र इनपुट से कुछ करना है, यानी कि टर्मिनल बेस्ड इनपुट लेने वाले, इसलिए हमने सिस्टम डॉट इन लिखा हुआ है। सो ये जो पूरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा स्कैनर क्लास का, और वो स्कैनर क्लास में हमने सिस्टम डॉट इन पास किया है एज अ पैरामीटर, जो कि स्कैनर क्लास एक कंस्ट्रक्टर पे जाता है। ओके, कंस्ट्रक्टर एक नया टर्म है। सो स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाता है सिस्टम डॉट इन। जो स्कैनर क्लास में कंस्ट्रक्टर है वो एक पैरामीटर ले रहा है जो कि सिस्टम रिलेटेड पैरामीटर है, और वो उतना समझने की जरूरत नहीं है। मतलब ये समझ लो सिस्टम डॉट इन मतलब हम टर्मिनल बेस्ड इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। ऑलराइट, तो ये पूरा स्टेटमेंट अभी जो दिख रहा है आपको, वो एक ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है मेरे को स्कैनर क्लास का, जो मेरे को यूज़फुल होगा यूज़र इनपुट लेने के लिए। और उसका नाम क्या दिया है मैंने, माई स्कैनर। अब मैं इसको चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ, राइट, ये आपको पता है, पता है। तो इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ABCD, तो ABCD बन गया। लेकिन फॉर नाउ माई स्कैनर रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड नाउ लेट्स से कि मुझे एक इंट वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से लेनी है, तो ऑब्वियसली मेरे को पहले एक उस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से इंट को मैं कर देता हूँ A। लेट्स से इंट को मैं इन डिफाइन कर दिया, उसकी वैल्यू नहीं दी क्योंकि मेरे को वो यूज़र से लेने की है। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या करूँगा, तो मैं वही वेरिएबल को इक्वल टू से डाल दूंगा, और अभी मैं यूज़ करूँगा माई स्कैनर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का। एंड नाउ आई विल यूज़ द ऑब्जेक्ट्स मेथड, यानी कि जो स्कैनर क्लास का मेथड होता है फॉर टेकिंग इंट वेरिएबल, मतलब इंट वाला जो प्रिमिटिव है उससे रिलेटेड वैल्यू अगर मुझे यूज़र से लेनी है तो वो मेथड जो दिया हुआ है स्कैनर क्लास के द्वारा वो मैं यूज़ करूँगा, जो कि होता है नेक्स्ट एंड INT इंट। एंड अगेन आपको केस सेंसिटिव होना है और आई को कैपिटल ही यूज़ करना है। ओके, और अब ये जो है वो एक इनपुट लेगा यूज़र से, मतलब इनपुट मांगेगा यूज़र से जो कि टर्मिनल में मांगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और वो ऑब्वियसली इंट रिलेटेड वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं कुछ और डाल दूंगा तो वो एरर थ्रो कर देगा। ऑलराइट, अब ऑब्वियसली इसको मैं रन करूँगा तो रन हो जाएगा। एंड यहाँ रन हुआ और ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे से एक नंबर मांग रहा है। तो लेट्स से मैं कोई भी नंबर डाल दिया और ये ख़त्म हो गया। अब इसका मतलब यही हुआ कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, टर्मिनेट हुआ बिना किसी एरर के। अब दिक्कत ये आएगी कि हमें कुछ दिखाई नहीं कि स्टोर कहाँ हुआ है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया है, सबसे पहली बात। तो मैं एक 2 स्टेटमेंट डाल देता हूँ। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो वैल्यू प्रिंट हो मतलब स्टोर होगी, ऑब्वियसली जो स्टोर होगी वो प्रिंट कर दो। एंड यहाँ पे मैं खाली एक सिंपल सी वेलकम स्टेटमेंट दे देता हूँ। वेलकम स्टेटमेंट यानी कि ग्रीटिंग स्टेटमेंट बोल सकते हो आप, जो कि होगा एंटर एन इंट। ऑलराइट, एंड नाउ इट शुड मस्ट टेल मी इंटर एन इंट। सो अभी मैं कोई नंबर डाल दिया एंड इट प्रिंट्स दिस। अब अगर आपने टाइप कास्टिंग को प्रैक्टिस किया होगा तो आपको मालूम होगा कि अगर मैं कोई लिमिट के बाहर नंबर दूँ तो ऑब्वियसली वो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिमिट के अंदर ला के दे देता है। तो मैं अगर कुछ ऐसा नंबर दे दूँ तो वो लिमिट के अंदर ला के दे देगा भाई। सो अब अगर मैं उसको रन करूँगा तो पहली तो ऑब्वियसली वो मांगेगा मेरे से वैल्यू एंटर करने के लिए, तो लिख के आ गया एक ग्रीटिंग स्टेटमेंट।
तो मैं कोई भी वैल्यू डाल दिया उसमें और एंटर, और वो ऑब्वियसली प्रिंट हो गया आगे क्योंकि मैंने उसे प्रिंट करना चाहा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि हमने सीखा था टाइप कास्टिंग, और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको याद होगा कि अगर कोई भी वैल्यू मैं दूँ और मतलब जैसे इंट वेरिएबल है और उसमें मैं एक वैल्यू दूँ जो कि इंट के रेंज में नहीं आती है, तो ऑब्वियसली टाइप कास्ट हो जाती है इंट के रेंज में, रिमेंबर। सो क्या वो अभी मैं अगर डालूँ कोई भी रैंडम नंबर जो कि इंट के रेंज में नहीं आती है, तो क्या वो टाइपकास्ट हो जाएगी या फिर वो टाइपकास्ट नहीं होगी बल्कि वो एरर थ्रो कर देगी? तो लेट्स चेक इट। तो अगर मैं कोई नंबर डाल दूँ, हाँ शायद ये इंट के रेंज के बाहर होना चाहिए। ओके, तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे आ गया है एक एरर जो कि कह रहा है कि ये इंट के रेंज के बाहर ही है, यानी कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आया है। जिस इसका मतलब ये हो रहा है कि इंट का वेरिएबल आपने बनाया और कहा कि इंट की वैल्यू दो इसमें यूज़र से लो, लेकिन आपके यूज़र ने इंट की वैल्यू दी ही नहीं है, वो रेंज के बाहर है। सो इसका मतलब अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ कोई नंबर और ये इंट के बाहर है रेंज, ओके, ऑब्वियसली अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये ऐसा एरर दे देगा क्योंकि मैंने अभी तक इसको टाइपकास्ट नहीं किया। अब दिक्कत क्या आ गई है आपको याद होगा, मेरे को भी याद है कि हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो है नैरोइंग टाइपकास्टिंग, राइट? क्योंकि लॉन्ग की वैल्यू हुई ना एक तरीके से देखा जाए तो, और लॉन्ग की वैल्यू में अगर मैं इंट घुसेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका यही मतलब हुआ कि मैं नैरोइंग कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो एक्सप्लिसिट होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक्सप्लिसिट का मतलब शायद से आपको याद होगा कि मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे इंट करके कर दो। ऑलराइट, अभी अगर मैं रन करूँगा तो हाँ, तो अभी जो आपको दिख रहा है वो इंट टाइपकास्ट हो चुका है नैरोइंग कन्वर्जन करने के लिए। लेकिन क्या ये 9999 जो आपको दिख रहा है वो एक लॉन्ग का वेरिएबल है, यानी कि सॉरी क्या वो लॉन्ग की वैल्यू है? हाँ, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर लॉन्ग की वैल्यू अगर हम स्टोर कर रहे हैं मतलब वेरिएबल में, लॉन्ग के वेरिएबल में या कोई भी लॉन्ग की वैल्यू अगर हम बना रहे हैं तो वो अगर इंट के मैक्सिमम या मिनिमम रेंज के बियॉन्ड जा रहा है तो हमें एल लिटरल का यूज़ करना पड़ता है, जो कि कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल होता है। और अगर इसके बिना मैं करूँगा तो वो एज अ इंट ही ट्रीट होगा, और एज अ इंट ट्रीट होने के चक्कर में वो उसे इंट ही बोलेगा, और इंट की वैल्यू की रेंज इतनी होती नहीं है तो वो उसको इंट समझ के कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्चुअली वो उसको इंट समझ के कन्वर्ट करने की सोचेगा ही नहीं, बस वो डायरेक्ट एंटर करने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पे घुसाने की कोशिश करेगा, और उसके वजह से एरर आ जाएगा क्योंकि इंट की रेंज ही नहीं है उतनी। और वो कारण की वजह से वो उसे लॉन्ग की तरह तो पहली बात देखेगा नहीं क्योंकि इसमें मैंने एल डाला नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर इंटीजर होता है इंट, एंड फॉर डेसिमल पॉइंट वाले वेरिएबल्स को डबल अपना बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे रन करूँगा ना विदाउट एल यानी कि लॉन्ग लेटर के बिना, तो फिर भी टाइपकास्ट नहीं होगा, जो सेम एरर आ रहा था वही सेम एरर आ जाएगा। ऑलराइट, सेम एरर आ गया, नंबर बहुत बड़ा आ रहा है, नंबर इज़ टू लार्ज, तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे एल डालना पड़ेगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और नाउ इट्स टाइपकास्ट होके आ गया। तो सेम वे को हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से इसको मैं हाँ, तो लेट्स से अगर मैं ये यूज़र इनपुट से करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली पहले मैं तो इसको इंट करूँगा, ऑलराइट, और मैं इसको लॉन्ग करूँगा। हाँ, याद रखना अभी अगर मैं इंट रख के करूँगा ना तो अगर मैं सेम वैल्यू दूँ बड़ी वाली तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो उसे एज ए इनपुट लिया है पर लेकिन इंट ही एज ए इनपुट लिया है ना, और अगर इंट की वैल्यू लिया है वो तो और वो रेंज के बाहर है तो वो पहले एरर थ्रो कर देगा ना भाई, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो अभी हमें दूसरा मेथड यूज़ करना होगा जो कि होता है दूसरा तरीका फॉर टेकिंग लॉन्ग इनपुट, राइट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा LONG लॉन्ग, एंड अभी अगर मैं सेम वेरिएबल को मतलब एक इंट का वेरिएबल बनाया पर यूज़र से इनपुट हम ले रहे हैं एज अ लॉन्ग, जिसे हम टाइपकास्ट कर रहे हैं किसमें, एक इंट में,
यानी कि नैरोइंग टाइप कास्टिंग हो रही है। तो अभी दिक्कत बिल्कुल नहीं आई। कितना नंबर डाल दिया मैंने, 1 2, ओके यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके 11, इसलिए वैल्यू थोड़ी अलग आ गई। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ यूज़र इनपुट, बट कोई स्ट्रेंज बात तो है नहीं वैसे देखा जाए तो, टेक्निकली हमने पढ़ा है, बस इसमें बस इतना डिफरेंस आ गया कि हम यहाँ पे यूज़र इनपुट से खेल रहे हैं, तभी हम डायरेक्टली स्टैटिकली मतलब खुद ही हम इनपुट एंटर करके दे रहे थे ना, बस इतना फ़र्क आ गया। देखो जैसे 8 प्रिमिटिव थे ना हमारे जो हमने पढ़े थे, कौन से थे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर और बुलियन। तो ये 8 प्रिमिटिव का अपना अपना एक तरीके से मेथड दिया हुआ है स्कैनर क्लास के द्वारा फॉर टेकिंग यूज़र इनपुट। तो जैसे हमने इंट का देखा तो इंट की वैल्यू लेगा, एक्सेप्ट करेगा, लॉन्ग का देखा तो लॉन्ग की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, वैसे हमारे पास बाइट का है, शॉर्ट का है, डबल का है, फ्लोट का है, कैरेक्टर के लिए कैर का है और अपना एक बुलियन का भी है। और ऑब्वियसली आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब मैंने जैसे यहाँ पे अभी लॉन्ग का मेथड यूज़ किया है, बट वेरिएबल तो मैंने इंट का यूज़ किया और उसको वैल्यू को जैसे मैंने लिया यूज़र से, यहाँ पे ये जो कंटेंट इतना यूज़र से इनपुट ले रहा है और वो जो इनपुट मिल रहा है वो समझो मैं इतना नंबर दे दिया वैसे कन्वर्ट होके जा रहा है, ओके वो एज अ लॉन्ग आ रहा है तो एल लीटर के साथ आ रहा है, तो उसको वो कन्वर्ट किस पे कर दे रहा है, इंट में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो कि हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज़ किया है। और अगर मैं इंट यहाँ नहीं यूज़ करूँगा तो ऑब्वियसली वो एरर दे देगा, और ऑब्वियसली एरर देना चाहिए, नहीं दिया तो मिरेकल, ऑब्वियसली एरर दे दिया क्योंकि विच इज़ डिफरेंस यार, आप एक लॉन्ग इंट अलग अलग यूज़ करें तो टाइप कास्ट करना पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। आई माइट बी कन्फ्यूजिंग यू, बट अभी जो एरर आया था ये वाला वो इसलिए आया था क्योंकि वाइडनिंग कन्वर्जन इज़ एक्सप्लिसिट इन नेचर और हमें मेंशन करना पड़ता है टाइप कास्टिंग करने के लिए, ऑलराइट, क्योंकि इम्प्लिसिट रहता तो ऑब्वियसली वाइडनिंग कन्वर्जन के टाइम हमें मेंशन नहीं करना पड़ता है, तो इतना तो आपको समझ ही गया होगा, ओके। तो एक काम करते हैं ना, एक एक सारे वेरिएबल बनाते हैं और सारे वे को देख ही लेते हैं, राइट। तो पहले एक बाइट का वेरिएबल बना लेता हूँ ए, फिर इंट शॉर्ट का बनाते हैं पहले बी, और इंट का बना लेता हूँ सी, लॉन्ग का बना लेता हूँ डी, डबल का बना लेता हूँ ई, फ्लोट का बना लेता हूँ एफ, एंड अपना कैर का बना लेता हूँ जी, ओके यहाँ पे आएगा ये, और बुलियन का बना लेता हूँ एच, और इसको उड़ा देते हैं एंड यहाँ पे इसको रहने देते हैं एंड इसको इंट कर देते हैं, एंड ऑब्वियसली इसको इंट हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और इसको मैं कर दूँगा डबल सी के लिए, हाँ, नाउ इट विल प्रिंट दिस एंड दिस इज़ फॉर दिस, एंड रुक जाओ यहाँ पे एक ये यूज़ कर लेते हैं जस्ट इन केस अच्छा लगे, कंट्रोल सी एंड दिस कंट्रोल, ऑब्वियसली बाइट के लिए हम नेक्स्ट बाइट मेथड को यूज़ करेंगे जिसका बी कैपिटल है, और बाइट का मैंने वेरिएबल बनाया जो कि ए है, तो ए में उसको स्टोर करना होगा, तो यहाँ पे प्रिंट भी हम ए कर लेंगे एज इट इज़। और अब आएगा हमारा क्या नाम है अपना शॉर्ट, शॉर्ट का नाम मैंने दिया है बी से, तो बी स्टोर करेंगे उसमें, बी में स्टोर करेंगे आई मीन टू से, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट, और अब इंट की बारी है तो इंट को मैंने पहले कर लिया है तो इसको कर लेते हैं बस ये कैपिटल से स्मॉल, एंड नाउ कम्स हमारा डी जो कि है लॉन्ग, और लॉन्ग के लिए आपको भी पता है यहाँ पे लॉन्ग करना पड़ेगा, एंड ऊप्स आई फॉरगॉट टू चेंज दिस मेथड,
जो कि हो जाएगा शॉर्ट, वरना एरर आ जाता वाइडनिंग कन्वर्जन के चक्कर में। बेसिकली मैं इंट ले रहा हूँ उसको किसमें घुसेड़ रहा हूँ शॉर्ट में, तो एरर तो आएगा ही ना बिना टाइप कास्टिंग के करूँगा तो अब यहाँ पे लॉन्ग कर दिया, इसको करना होगा डी, बिकॉज डी वेरिएबल मैंने लॉन्ग के लिए लिखा है। एंड लॉन्ग यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो एज लॉन्ग एज की वो रूल फॉलो कर रहा है ना, सिंपल सी बात है। अब हमारा डबल आ जाएगा, डबल के लिए मैंने ई दिया है नाम, सो ये हो जाएगा ई। और ऑब्वियसली डबल के लिए जो मेथड है वो है डबल, नेक्स्ट डबल आई मीन टू से, एंड ई। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटर और डबल। ओके, ग्रामर मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा यहाँ पे क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ से एन हट जाएगा और शायद बाइट्स में भी एन है, हाँ यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी एन हट जाएगा। और लेट्स से कि अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड फ्लोट के लिए एफ है, बहुत अच्छी बात है, फ्लोट से एफ मैच कर रहा है। एंड नेक्स्ट फ्लोट इज द मेथड फॉर फ्लोट वेरिएबल, एंड इसको मैं फ्लोट कर दूंगा। ओके, ये हो गया। अभी कैरेक्टर, ऑलराइट, कैरेक्टर इंटर अ कैर के लिए हमने दिया है जी और ये जी। अब कैर के लिए थोड़ा सा अलग मेथड है, पहले तो हम नेक्स्ट ही सिर्फ लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाने के बाद डॉट कैर एट, फिर ये लग के 0 लिख देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा एक कैरेक्टर। ओके, एक सिंगल कैरेक्टर लेता है, ऑब्वियसली बात है, इतना आपको भी समझते हैं कि एक कैरेक्टर कैर वेरिएबल एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करते हैं, तो ऑब्वियसली इनपुट भी एक सिंगल कैरेक्टर ही चलेगा। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुलियन। बुलियन के हमने दिया है एच, और बुलियन के लिए सिंपल सेम कन्वेंशन, नेक्स्ट बुलियन डाल दो, एंड दिस इज इट। सो अभी अगर मैं रन करूँगा तो एक एक करके सबका मांगना चाहिए, तो लेट्स ट्राई टू रन इट। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, एंड जावा मेन डॉट जावा। वेल, जोश में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ कर लिया हर एक के बाद, जो कि ऑब्वियसली सेमीकोलन होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम फटाक से उसको चेंज कर लेते हैं। तो अब शायद एरर नहीं आना चाहिए। ओके, नहीं आया तो क्लियर करके चलाऊंगा, मेरे को अच्छा लगना चाहिए। तो ओके, सो पहला मांगा है मेरे से एक बाइट, तो मैं इसको देता हूँ 124, एंड 124 प्रिंट हो गया। एंड इसको दे देता हूँ 3465, जो भी ये लिखा मैंने, एंड इसको दे दिया मैंने कुछ ऐसा। एंड अभी मैं दे देता हूँ इसको कुछ ऐसा। डबल के लिए मैं देता हूँ कुछ ऐसा, और फ्लोट के लिए भी सेम दे देते हैं, 6576.458। एंड ठीक है, अब कैरेक्टर के लिए मैं लेट्स से टी दे देता हूँ, और या फिर मैं कॉपी लिख के ट्राई करता हूँ क्या आता है। ओके, सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया जो कि पहला एंटर किया था। अब देखो, बूलियन में आपको ट्रू फॉल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ट्रू में से ट्री एफ लिखोगे तो एरर आ जाएगा, या फिर 0 1 कुछ भी लिखोगे तो भी एरर आ जाएगा। आपको ट्रू फॉल्स का स्पेलिंग पूरा लिखना होगा। अब ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा, बस स्पेलिंग सेम होना चाहिए। TRUE फॉर ट्रू एंड FALSC फॉर फॉल्स। ओके, एक बार और रन करके देखते हैं। इस बार थोड़ी वैल्यू को मैं बदल देता हूँ, 128 डाल के देखता हूँ। पहले एरर आ गया। अब हमने वाइडनिंग कन्वर्जन तो इसमें हैंडल नहीं किया है, तो ऑब्वियसली एरर आएगा। तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट आई एम सेइंग कि अगर मैंने कोई मेथड यूज़ किया है जिसमें कह रहा है कि बाइट की वैल्यू एंटर करो, तो बाइट की अगर नहीं एंटर होगी तो एरर थ्रो कर देगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि एरर ऐसे थ्रो कर देगा तो दिक्कत वाली बात हो गई है ना। तो उसको हैंडल करने के लिए भी एक चीज़ होती है जो कि कहती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, और यहाँ पे एरर नहीं दिया हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्शन थ्रो हुआ है यहाँ पे, जो कि है इनपुट मिसमैच एरर, सॉरी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन।
और उसको हैंडल करते हैं। अगर ऐसा कुछ भी एक्सेप्शन हुआ तो हम मतलब अगर मेरा ये कोड चल रहा है और एक्सेप्शन आ गया तो उसके बाद का कोड तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ना। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो एक्सेप्शन को हैंडल कर लो एंड जो मैं कोड बोलूँगा वो कर दो उसके बाद, और उसके बाद जो कोड था वो ऑब्वियसली चलते रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, बट वो अलग चीज़ है। सो अगर आप अभी अगर कुछ और वैल्यू दोगे ना तो एरर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ गए ना। ठीक है, बारी आ गई निपटने की दूसरे वाले से, जो कि था बफर रीडर, जिसके साथ हमें इनपुट स्ट्रीम रीडर भी पढ़ना है, जो कि बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे स्कैनर में हम क्लास ऑब्जेक्ट खेल लेना, सेम यहाँ पे भी हमें दो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक बफर रीडर क्लास का, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का, और हमें दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर से बता दूँ तो इसमें 3 मेथड ही हैं। ओके, और एक मेथड जो स्कैनर में छूट गया वो था क्लोज मेथड, जो कि बेसिकली हमारे स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देता था। फिर उस मतलब अगर हमारा प्रोग्राम हो गया और हमें और आगे इनपुट नहीं लेना है तो हम उसको स्कैनर को क्लोज कर देते थे, जो कि ऑब्वियसली ऐसे होता था। पहले मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर मेरा काम होगा यहाँ पे तो मैं स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम ले लूँगा और डॉट क्लोज करके लिख दूँगा। अगर मैं इसके बाद स्कैनर ऑब्जेक्ट मतलब जो माया स्कैनर ऑब्जेक्ट से इनपुट लेने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर थ्रो करके दे देगा वो, अच्छा प्यारा सा। ठीक है, तो अगर आप क्लोज कर रहे हो तो तभी क्लोज करो जब आप आगे यूज़ नहीं करने वाले हो। ठीक है, वरना अगर आप करोगे तो एरर आ जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप क्लोज नहीं भी करोगे ना तो भी कुछ कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं आता है, अनलेस आपका प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है, तब तक नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बताया नहीं था, बट अभी बता दिया। और हम सिंपली 2 मेथड यूज़ करेंगे फॉर टेकिंग इनपुट। ठीक है, और मोस्टली तो एक ही होने वाला है। अब देखो, एक मेथड जो है रीड लाइन करके, वो वैल्यू लेता है एज अ स्ट्रिंग, तो उसमें मैं कुछ भी एंटर करूँ वो ले लेगा। फिर मुझे एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा जो कि उसको बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा जो भी मेरा डिज़ायर्ड प्रिमिटिव होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर मैं कोई डिज़ायर्ड प्रिमिटिव में उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ उस स्ट्रिंग को, तो तब वो कंपैटिबल होना चाहिए, वो उसको कन्वर्ट होने के लायक होना चाहिए। अगर मैं एक शॉर्ट वेरिएबल बनाया हूँ उसमें मैं बूलियन डाल दूंगा और वो बूलियन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, जो कि आपको भी पता है होना ही है, एरर आ जाएगा। सिंपली कहे तो सिंपल से सिंपल भाषा में। ठीक है, तो पहली बात तो मैं ये कंटेंट को हटा देता हूँ। इतने कंटेंट को मैंने हटा दिया। ऑब्वियसली वेरिएबल्स जो बनाए वो हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, आठों प्रिमिटिव का हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, और ये लाइन को भी मैं पूरी तरह हटा दूँ, पूरी तरह हटा दिया। अब इंपोर्ट करेंगे हम पहले, सबसे पहले आएगा java.iu.bufferedReader। ठीक है, अगेन आपको केस सेंसिटिव होना ही है। ठीक है, तो बफर्ड का बी और रीडर का आर कैपिटल है। फिर आता है इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, और इसमें भी आपको दिख ही रहा होगा 3 वर्ड्स कैपिटल है, लेटर्स कैपिटल है, केस सेंसिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बनता है इसमें एक इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्लास का नाम लिख दिया। अब मैं लिख दूंगा, लेट्स से ISR लिख देता हूँ शॉर्ट में, और न्यू एंड अगेन ऑब्जेक्ट का नाम। और जैसे स्कैनर को system.in देते थे ना, हम इनपुट स्ट्रीम रीडर को देंगे system.in। ठीक है, हो गया। अब हम बनाएंगे एक बफर रीडर ऑब्जेक्ट, जो कि लेट्स से माई रीडर करके ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने, इसका नाम माई रीडर। और ये ऑब्जेक्ट फिर बनाया मैंने, न्यू लिखा और ये दिया। अब इसके अंदर मैं दूंगा इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ISR। ऑल राइट, समझा इतना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ISR का मतलब ही है ये। ठीक है, तो अगर ये ISR समझो तो ISR की वैल्यू क्या है, ये जो लिखा है मैंने, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे दूंगा ना तो भी वो वैलिड होगा। ठीक है, और अगर मैं वेरिएबल बना के दे रहा हूँ उसको, ऑब्जेक्ट बना के दे रहा हूँ उसको, तो भी वैलिड होगा। ठीक है,
तो हम अभी ऐसा यूज़ कर लेते हैं, जैसे दोनों का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो रीडिंग करना है, मतलब अगर इनपुट लेना है तो मेन यही है, बफर रीडर यूज़ करना होता है। ऑलराइट, तो हम ये यूज़ करेंगे। जैसे स्कैनर यूज़ करके हम लिख रहे थे ना, वेरिएबल ए है, ए इक्वल टू माई स्कैनर डॉट नेक्स्ट बाइट, वैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेरिएबल ए इक्वल टू माई रीडर डॉट, फिर क्या मेथड क्या है, रीड लाइन मेथड करके एक मेथड है, वो यूज़ करेंगे हम। ऑलराइट, तो आते हैं ए इक्वल टू माई रीडर लिखा। अब जो तरीका है वो है रीड लाइन, और ऑब्वियस सी बात है सबके पास वही है, सब प्रिमिटिव को लेने का यही तरीका है, रीड लाइन, जो कि एक स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, स्ट्रिंग लेता है। अब ये स्ट्रिंग को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मेरा डेटा टाइप है। अब ये प्रिमिटिव कौन सा टाइप का है, बाइट टाइप का। तो बाइट को कन्वर्ट करने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है, बाइट डॉट पार्स बाइट। ठीक है, अब आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे कौन सा कैपिटल है, कौन सा नॉन कैपिटल है। और ऑब्वियस सी बात है, सिंपली बोला जाए तो अगर मैं बाइट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाइट होगा, यहाँ पे बाइट होगा, बीच में पार्स होगा। ठीक है, और बाइट का ही कैपिटल होने वाले फर्स्ट लेटर बी दोनों जगह। अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर में आई होगा कैपिटल, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट, फिर लॉन्ग होगा तो लॉन्ग, लॉन्ग का एल आई मीन टू से। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप इसको स्मॉल कर दोगे ना तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगा। एंड अगेन, अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो और बाइट नहीं दिया यूज़र ने तो भी एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा और ये चुपचाप रन हो गया बिना एरर के, इसका मतलब कि ऑब्वियसली जैसा मेरे को इनपुट लेना था वो ले लिया। लेट्स क्लियर द टर्मिनल एंड रन करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, आईओ एक्सेप्शन। तो अब दिक्कत की बात क्या होती है, स्कैनर एक एक्सेप्शन नहीं देता है, बट बफर रीडर जो है कि एक्सेप्शन दे देता है, क्योंकि कभी कभी आप रीड नहीं कर पाओगे हम अपने मतलब टर्मिनल से यूज़र इनपुट, तो तभी एक्सेप्शन आ जाता है। एंड दैट्स वाई आपको वो हैंडल करना पड़ता है। और वो हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो हैंडल करने के लिए आपको करना पड़ता है एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझना पड़ता है। अब वो समझने के लिए एक पूरा ट्यूटोरियल बन जाता है, लेकिन अगर मैं खाली यहाँ कोड की बात करूँ तो आपको बस सिंपली पहले एक तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि होता है ऑब्वियसली जो आपने टर्मिनल में देखा था, क्या देखा था, आईओ एक्सेप्शन। ऑलराइट, आईओ एक्सेप्शन, और अब यहाँ पे लिख दोगे आप THROWS, और जो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया था वो लिख दिया। ठीक है, अब एरर नहीं आना चाहिए एज फॉर नाउ। ठीक है, अभी प्रोग्राम रन हो रहा है, तो अगर मैं उसको कोई ढंग का वैल्यू दूंगा ना तो प्रोग्राम ढंग से रन हो जाएगा। बाइट का वैल्यू की बात करो, अगर मैं उसको कोई ऐसा वैल्यू दूंगा जो बियॉन्ड है रेंज के, तो एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, समझ गया। अब देखा जाए ना तो आरटी प्रिमिटिव है, हम आरटी के सीखने वाले हैं। तो हर एक में माई रीडर मतलब जो ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैं बफर रीडर वाले ऑब्जेक्ट का जो नाम दूंगा वो डॉट रीड लाइन ये रहेगा, वो भी उसके पैरेंथेसिस में रहेगा। और ये जो बाइट डॉट पार्स बाइट है वो बार बार चेंज होगा, जैसे मतलब जो वेरिएबल है जिस डेटा टाइप का उस हिसाब से हमें यूज़ करना पड़ेगा। बाइट था तो हमने ये यूज़ किया, और बाकी रहता तो वो यूज़ करना पड़ता। ओके, एक एक करके सारे प्रिमिटिव का जो भी मेथड है, मतलब हमारे पास जो भी तरीका है यूज़र इनपुट लेने का फॉर मतलब बफर रीडर वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करके यूज़र इनपुट लेने का जो जो तरीका है वो एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है,
हाँ, अगर आप इंट यूज़ कर रहे हो ना, मतलब इंट यूज़र इनपुट से लेना चाहते हो, यूज़र से इनपुट लेना चाहते हो एज ए इंट, तो आपको यूज़ करना पड़ता है इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंट डॉट पार्स इंट नहीं, इंटीजर डॉट पार्स इंट। और मेरे से एक गलती होगी जो सामने सामने आपको दिख रही होगी, मैंने स्मॉल आई यूज़ कर लिया था। ओ हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि कैर अगर आपको लेना है, जैसे कि स्कैनर में हम कैर ले लेते तो उसमें झोल झपाटा था, थोड़ा अलग सा था ना, तो सेम इसमें भी थोड़ा सा अलग सा है। और शायद से आप कह सकते हो कि इसमें ज़्यादा इजी है। बाकी मतलब अगर बफर रीडर में बाकी प्रिमिटिव को लेना चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है, बट कैरेक्टर को लेना है तो कम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आपको याद ही होगा कि बुलियन में हमें ऑब्वियसली बुलियन का सिंपली ट्रू फॉल्स लिखना पड़ता था, जो कि केस सेंसिटिव नहीं होता था। तो सेम यहाँ पे भी हम यूज़र इनपुट लेंगे तो वो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने सब लिख ही लिया है, तो रन करके देखते हैं। और रन ही नहीं किया मैंने, तो पहला मांग रहा है बाइट, और ऑब्वियसली हमने हैंडल नहीं किया टाइप कास्टिंग, यानी कि हमने हैंडल नहीं किया अगर हमारा यूज़र वैल्यू के रेंज, वेरिएबल के रेंज के बाहर, यानी कि बाइट अगर है तो बाइट के रेंज के बाहर डाल देगा, तो हमने टाइप कास्टिंग ही हैंडल नहीं किया, यानी कि अगर डाल देगा तो दिक्कत आ जाएगा। और मैंने एक्सेप्शन सिखाया नहीं, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आप सीख ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते हो एज लॉन्ग एज आपने अलग से सीखा हो। तो ऑब्वियसली अभी हम आइडली बोल रहा हूँ मैं कि जो रेंज है उसके अंदर डालते, तो मैं सिर्फ 1 1 डाल देता हूँ। 1 इसमें भी डाल दिया, 1 इसमें भी डाल दिया, 1 इसमें भी डाल दिया, इसमें 1.2 डाल दिया, 1.2 डाल दिया। अब कैरेक्टर में ले लो के, एंड बुलियन में डाल देते हैं फॉल्स, इस बार लेते हैं और फॉल्स, ठीक है। सारे के सारे इनपुट आसानी से, अच्छे तरह, बहुत ही प्यार से इंटर हुए और स्टोर हुए और ऑब्वियसली प्रिंट भी हो गए। और क्लोज मेथड सेम है जैसे कि स्कैनर का क्लोज मेथड था। अगर मैं क्लोज मेथड यहाँ पे डाल दूंगा ना, तो हाँ दिखा देता हूँ, माई रीडर डॉट क्लोज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लोज मेथड डाल दिया, तो ये जो कहाँ गया, सेमीकोलन डालना भूलना मत, हाँ। तो ये जो मेथड है कहाँ तक है, फ्लोट तक है, तो फ्लोट तक शायद से रन हो जाएगा, या फिर पहले, हाँ, तो फ्लोट तक रन हो जाएगा। तो फ्लोट तक आने तक मेरा प्रोग्राम ऑब्वियसली रन हो गया, फ्लोट की वैल्यू भी ले रहा है, बट अब एरर आ गया क्योंकि हमने क्लोज कर दिया। जो बफर रीडर था वो ऑब्जेक्ट ही क्लोज कर दिया, तो उसने टर्मिनल से इनपुट लेना ही क्लोज कर दिया, तो फिर एरर आ जाता है। तो ऑब्वियसली आपको अगर ये यूज़ करना है तो तभी यूज़ करो जब ख़त्म हो गया, अब आप नीचे यूज़ नहीं करना चाहते हो। तो इसको अगर मैं नीचे रख दूँ तो ज़्यादा बेटर है, एंड अब मैं सारे वैल्यू को ले सकता हूँ। बाय द वे, बफर रीडर के साथ एक एक्स्ट्रा समझ सकते हो मेथड आता है,
यानी कि एक एक्स्ट्रा तरीका आता है जो कि शायद से आप समझ सकते हो उसको एज अ एक कैर को इंट में कन्वर्ट करने का तरीका। तो जो एक तरीका है जो हमारे पास स्पेशल तरीका है, मतलब मेथड है जो बफर रीडर देता है हमें, वो टेक्निकली वही काम करते हैं जो हमने टाइप कास्टिंग में सीखा था। और वो टाइप कास्टिंग कौन सा था? कैर, अगर हमारे पास एक वैल्यू है कैर 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 बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, जो कैर डेटा टाइप की वैल्यू होती है या फिर कैर वेरिएबल है हमारे पास, तो उसे कन्वर्ट करते थे जब हम इंट में, तो वही तरीका करते के देता था। जैसे अगर कैपिटल ए का हमें मिलता था 65, ठीक है, तो कैपिटल ए का मुझे 65 मिलता था, तो वो एक एज अ इंट मिलता था। अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कैर को, टाइप कास्ट कर रहा हूँ, तो अगर कैर को मैं वाइडनिंग कन्वर्जन से इंट में कन्वर्ट करता था तो मुझे एक इंट वाली वैल्यू मिलती थी जो कि टेक्निकली कहा जाए तो उसकी एस की वैल्यू होती थी। तो रीड मेथड जो है, डॉट रीड मेथड, वो टेक्निकली वही देगा। जो भी कैरेक्टर हम उसमें इंटर करेंगे, सिंगल कैरेक्टर, वो फर्स्ट कैरेक्टर जो रहेगा उसमें, वो उसको एज अ एस की यानी कि उसका इंटीजर वाला नंबर दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ माई रीडर डॉट रीड और लास्ट में दूँ सेमी कॉलन, और फॉर नाउ मैं ये सबको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझसे इनपुट मांग रहा है बिकॉज इट्स ब्लिंकिंग, एंड मैंने प्रिंट स्टेटमेंट ग्रीटिंग स्टेटमेंट नहीं डाला तो इसलिए पता नहीं चल रहा है कि इनपुट मांग रहा क्या है। तो अगर मैं इसमें कैपिटल ए डाल दूँ तो 65 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसमें कैपिटल के डाल दूँ तो क्या प्रिंट होगा? 75 प्रिंट हो जाएगा। स्मॉल ए डाल दूँ तो 97 प्रिंट हो गया, एंड स्मॉल के डालूँ तो 107 प्रिंट हो गया। अगर मैं इसमें कुछ नंबर डाल, मतलब बड़ा सा कुछ डाल दूँ तो भी फर्स्ट लेटर का ही यूज़ होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें कॉपी लिख दूँ तो के जो स्मॉल के यूज़ हो यहाँ पे 107 उसका एस की आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कभी एस की ज़रूरत हो और यूज़र आपको कैरेक्टर दे रहा है तो विदाउट टाइप कास्टिंग आप डायरेक्ट इसको यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। वैसे आउटपुट को टर्मिनल में प्रिंट करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है, देखो, अब तक तो आप टर्मिनल में अगर कुछ भी प्रिंट करना था तो आप सिंपली सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन या फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट यूज़ करते थे। लेकिन अभी इसे समझने का समय आ गया है, यानी कि क्या ही है। तो टेक्निकली कहा जाए ना तो बेसिकली सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एक सिस्टम क्लास को यूज़ करके होता है, ठीक है। तो जो ये स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिंटिंग स्टेटमेंट, जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं, जो ये स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिंटिंग एनी आउटपुट ऑन टर्मिनल, तो वो टेक्निकली पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सिस्टम क्लास। और जो प्रिंट और प्रिंट एलन है वो एक दो मेथड्स है, और दो मेथड्स है। टेक्निकली तो हमारे पास दो ही मेथड नहीं है, 3 मेथड है। तो सेम यही है मेथड, बस इसमें इतना फ़र्क है कि बफर रीडर जो था, यानी कि स्कैनर या बफर रीडर जो भी बोलो, इनपुट के टाइम पे वो यूज़र इनपुट के काम आता था, ये जो है यूज़र आउटपुट के काम आता है, यानी कि टेक्निकली वो टर्मिनल में आउटपुट प्रिंट करने के काम आता है, ठीक है। अब आप अगर सोच रहे हो कि इसमें आउट जो है वो क्या है, तो वो है एक तरीके से प्रिंट स्ट्रीम का इंस्टेंस होता है, जो कि टेक्निकली आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें कोई भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम सिस्टम क्लास यूज़ कर रहे हैं तो, बिकॉज दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, सो उसका दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे तो मैंने पहले यूज़ करके रखा ही है, तो फिर तो टेक्निकली बात ही नहीं है। अब डिफरेंस समझते हैं दोनों में। एक होता है प्रिंट वाला, एक होता है प्रिंट एलन। मतलब सिस्टम डॉट आउट तो ठीक है, आपको समझता है, वो अलग चीज़ है, वो समझने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंट जो है वो होता है एक मेथड, प्रिंट एलन जो होता है वो होता है एक मेथड। अब मैं दोनों में सेम चीज़ प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, मैं अभी इसे रन करने की कोशिश करूँ तो क्या ये रन होगा? हाँ, तो अभी देखो, हमने दो स्टेटमेंट प्रिंट किए थे जो कि सेम ही स्टेटमेंट थे, बस यहाँ पे क्या दिक्कत आ गया कि ये चिपक के प्रिंट हुए हैं। और अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूँ, यानी कि प्रिंट एलन पहले रखा हो फिर प्रिंट रखा हो, तो क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। तो अभी दोनों अलग अलग दिक्कत में, अलग अलग जगह पे आ गए, क्या बोलूँ मैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रिंट एलन होता है, जो कि हमने ज़्यादातर यही यूज़ किया है, तो वो क्या करता है, वो टेक्निकली एक नया लाइन ऐड करके दे देता है, ओके।
अगर मैं कोई स्टेटमेंट दिया, उसको कोई टेक्स्ट दिया हो यानी कि स्ट्रिंग दिया हो प्रिंट करने के लिए, जो कि ये है, तो जब भी वो प्रिंट होके एंड हो जाएगा, मतलब मेरा टर्मिनल में इतना से लेके यहाँ तक प्रिंट हो गया, फिर वो क्या करेगा, देखिएगा ये तो प्रिंट एलन वाला मेथड है, तो अभी जो इसके बाद कुछ भी अगर प्रिंट होगा तो न्यू लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। तो वहाँ से वो उतना लाइन को ख़त्म कर देगा और नया लाइन में प्रिंट कर देगा। बट प्रिंट ऐसा कुछ नहीं करता है। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट जितना उसमें दिया है ना वहीं तक प्रिंट करेगा, और फिर उसके बाद अगर कुछ आप प्रिंट करने की कोशिश करोगे ना, दिखाता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ पहले। तो उसके बाद अगर आप कुछ प्रिंट करने की कोशिश करोगे ना, जैसे ये यहाँ पे मैंने एक नया लाइन एक ले लिया, तो ये जो है ये जावा यहाँ तक ये तक प्रिंट होगा, उसके बाद ये नया लाइन पे शिफ्ट नहीं हो जाएगा, हमारा कंट्रोल जो कर्सर होता है टर्मिनल का वो वहीं पे रहेगा, और फिर ये वाला जब एग्जीक्यूट होगा ना तो वहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको, देखा, तो ये जो है प्रिंट वो नया लाइन में नहीं शिफ्ट होता है, वो जो जहाँ तक दिया उतने में होता है, बट प्रिंट लाइन आप अलग से दे देता है उसको न्यू लाइन, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो प्रिंट में भी मैं अलग से खुद से बोल सकता हूँ, प्रिंट में सेम जो प्रिंट है उसमें मैं यहाँ पे अगर बैकस्लैश एन लिख दूंगा ना तो नया लाइन में शिफ्ट करके दे देगा, ठीक है। तो वो एज अ प्रिंट लाइन ही एक्ट करने लगेगा फिर। समझा क्या? और ये जो बैकस्लैश एन है वो क्या है, वो एक स्केप सीक्वेंस है, ओके। और अब हम स्केप सीक्वेंस के बारे में समझते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया कि ये बैकस्लैश एन क्या होता है, एक स्केप सीक्वेंस है फॉर न्यू लाइन, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे भी उसको बैकस्लैश एन को यूज़ कर लूँ तो वहाँ पे न्यू लाइन डाल के दे देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा ना तो इतना कंटेंट प्रिंट होगा, फिर इसके बाद एक न्यू लाइन से ये वाला लाइन यहाँ से जो भी है वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा, मतलब उसके नीचे वाले लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। तो अरे हाँ, इसको कमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक इनपुट है ये दो तो ठीक है, ये दोनों छोड़ो। ये यहाँ पे ओ तक प्रिंट हुआ, यू तक प्रिंट हुआ, फिर न्यू लाइन में शिफ्ट हो गया हमारा कर्सर और यहाँ से प्रिंट हो गया, जो कि बहुत फास्ट होता है इसलिए दिखता नहीं है, अगर स्लो होता तो दिख जाता। ऑलराइट, तो एस्केप सीक्वेंस है टेक्निकली टैब, मतलब ये क्या करता है, ये टैब स्पेस दे देता है। क्या दे देता है? टैब स्पेस। टैब स्पेस क्या होता है, जो आपके पास कीबोर्ड में जो टैब की होता है, विच इज़ टेक्निकली इक्विवेलेंट टू 3 स्पेसेस, 3 वाइट स्पेसेस, वो दे देता है। अगर मैं यहाँ पे टैब दे दूँ, ये यहाँ पे टैब दे दूँ ना, \t दे दूँ, तो जो वहाँ तक कंटेंट है, इनपुट तक कंटेंट जो है वो यहाँ तक प्रिंट हुआ, फिर वहाँ से टैब स्पेस जितना स्पेस आ गया और फिर वहाँ से आगे का प्रिंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज टैब स्पेस वाला एस्केप सीक्वेंस विच इज़ नोन एज विच इज़ यूज्ड एज \t, मतलब रिटर्न एज \t। अभी देखो, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो टेक्निकली आप सिंपली समझ सकते हो। देखो, पहली बात तो अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ उसके अंदर, तो किसके अंदर मैं लिखता हूँ, डबल कोट के अंदर, ठीक है। तो अगर मेरे को कुछ प्रिंट करना है, जैसे अगर मेरे को प्रिंट करना है ए, तो मैं लिख दूंगा ए, प्रिंट हो जाएगा। ABCD कुछ भी मैं अगर कैरेक्टर लूँगा तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इवन मैं सिंगल कोट भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं डबल कोट प्रिंट करने की कोशिश करूँगा ना, डबल कोट, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। क्या एरर आ गया कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है कि इसको डबल कोट समझ रहा है, जो कि हम डबल कोट के अंदर जो लिखते हैं ना वो इतना कंटेंट हो गया, ये एक्स्ट्रा डबल कोट आ जा रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखे तो, इलीगल टेक्स्ट ब्लॉक ओपन डिलीमीटर सीक्वेंस मिसिंग लाइन टर्मिनेटर। तो टेक्निकली अगर आपको डबल कोट प्रिंट करना है ना तो आपको एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ता है, विच इज़ लाइक दिस, ये और ये, ठीक है। ये किसके लिए है? डबल कोट। मुझे अगर डबल कोट को प्रिंट करना है ना तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, \, फिर डबल कोट। तो अभी ये जो है ना, ये खाली डबल कोट ही प्रिंट होगा, ये स्लैश नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट प्रिंट होगा, समझ रहे हैं? अब इसके बाद आ जाता है कि अगर मेरे को स्लैश प्रिंट करना है तो भी दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है दिखाता हूँ। अगर मैं सिर्फ स्लैश प्रिंट करूँगा ना तो उसको डायरेक्टली ले नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसको एक स्केप सीक्वेंस ही समझने बैठेगा। अगर मैं इसमें कुछ बड़ा भी डाल दूंगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी आई वाला स्केप सीक्वेंस समझ के बैठेगा, जो कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं पता नहीं। तो टेक्निकली क्या होता है ना, अगर मैं कुछ ऐसा प्रिंट करूँ, देखो अभी हमने क्या सीखा था, न्यू लाइन सीखा था ना, टैब से लेते टेबल इन अ रो,
मैं ऐसा कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें बैक स्लैश भी चाहिए मेरे को, पता नहीं बस चाहिए मेरे को, ठीक है, और ऐसा टेबल इन रो प्रिंट होना चाहिए। लेकिन ये क्या देख रहा है कि टेबल का टी जो है ना वो उसे एक ऐसा एस्केप सीक्वेंस समझ रहा है और इसलिए वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करेगा और एरर दे देगा, ठीक है, वो एरर दे देगा। तो अगर मुझे बैक स्लैश को प्रिंट कराना है ना तो मेरे को उसके लिए भी एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे होता है, बैक स्लैश, ठीक है। अब उसे अगर मैं इसको लिखूँगा ना, सिंपली समझो बैक स्लैश लिख देता हूँ यहाँ पे ना, तो ये क्या करेगा, बैक स्लैश अगर मैं लिखा ना तो सिंगल बैक स्लैश को प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब अगर आप आलसी हो, जो कि पता नहीं बस हो, तो आप सिंपली ऐसा स्पेस सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हो, मतलब जो कि सिंपली वाइट स्पेस होता है। यानी कि अगर मैं बैक स्लैश एस लिखूँगा ना तो वो एक वाइट स्पेस की तरह ट्रीट होता है, सिंगल वाइट स्पेस। तो यहाँ पे जो है प्रिंट होगा वो, ओके, यहाँ पे एक सिंगल स्पेस को दे देता है वाइट स्पेस। अगर मैं उसमें 2 दे दूंगा तो 2 आ जाएगा, जैसे बैक स्लैश एस तो यहाँ पे 5 स्पेसेस आ जाएंगे, 5 वाइट स्पेसेस आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये करता है बैक स्लैश एस वाला वाइट स्पेस वाला काम करता है। और एक आता है बैक स्पेस वाला स्केप सीक्वेंस, जो कि ऑब्वियसली बी से होता है। बैक स्पेस आपके कीबोर्ड में है, वो क्या करता है, ऑब्वियसली कैरेक्टर को कट करता है जो भी कर्सर के बीच रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रख के कर्सर चलाऊंगा तो ये जो अभी बी है वो कट जाएगा, फिर चलाऊंगा ए कट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ABCDEFGH लिखा, ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, ABCDGF टेक्निकली प्रिंट हो गया ढंग से, ऑलराइट। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेके कर्सर चला दूंगा तो अभी क्या प्रिंट होगा, ABCEFGH, ठीक है। लेकिन मेरे को कर्सर नहीं चलाना है, पता नहीं क्यों, बस नहीं चलाना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डी के पहले कर्सर रखा हूँ मैंने, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा बैक स्पेस वाला एस्केप सीक्वेंस, तो /B। अभी क्या होगा, डी कट जाएगा, ABCEFG जो काम मैं अपने कीबोर्ड को यूज़ करके कर सकता था, मतलब बैक स्पेस की को यूज़ करके कर सकता था, सेम यूज़ कर दूंगा। लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरी एक और चीज़ बताता हूँ, देखो अभी मैं सिंपल डी हटाया तो मेरे को कितना यूज़ करना पड़ा, एक ही यूज़ करना पड़ा, वो भी डी में यूज़ करना पड़ा। अभी अगर मेरे को डी और सी और बी तीनों हटाना है ना, डी सी बी, मैंने कितने बार प्रेस किया डी में, डी और ई के बीच में रख के कर्सर, देखो अभी मेरा कर्सर कहाँ है, डी और ई के बीच में, 1 2 3 बार मैंने प्रेस किया बैक स्पेस कीज को, AEFGH प्रिंट होगा। अभी क्या होगा, इतना तो समझ ही रहा होगा, हाँ AFGH प्रिंट होगा, ठीक है। अभी मेरे को कितने बार यूज़ करना पड़ेगा, 3 बार यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 3 कट करना है ना। और कहाँ पे यूज़ करूँगा, जहाँ पे डी और ई के बीच में यूज़ करूँगा, सेम जो तभी मैंने बैक स्पेस की यूज़ किया था, ठीक है, /B 3 बार यूज़ किया। तो अभी डी पहले कटेगा, फिर सी कटेगा, फिर बी कटेगा, समझ गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कभी कभी अगर आपको ढंग से ना समझे तो, बट मैंने अच्छा एनालॉजी देने की कोशिश की, लेट्स होप कि समझ गया हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, सबसे कूल है वो, ठीक है, लूप्स में सबसे कूल है वो, मेरे को तो लूप्स में बहुत कूल लगता है। अगर आपको इंटरैक्टिव बनाना है आपके टर्मिनल को तो बहुत खूब होता है। उसको कैरेज रिटर्न बोलते हैं शायद से, ओके, मुझे खुद को नहीं पता नाम में क्या रखा है, कैरेज रिटर्न। तो टेक्निकली क्या करता है, देखते हैं। अभी मैंने क्या लिखा, कोड विद कॉपी, क्या ये प्रिंट हो रहा है क्या, पहले वो देखते हैं। प्रिंट हो रहा है, क्लियर कर लूँ पहले, ऊपर आता तो अच्छा लगता है। भाई यार क्लियर की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को। हाँ तो प्रिंट हो रहा है ढंग से, कोड विद कॉपी। अब देखो मैंने प्रिंट एलन हटा दिया, वहाँ से सिर्फ प्रिंट रखा है, ठीक है। ऊपर वाला स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं होगा बिकॉज बैकस्लैश एंड नहीं दिया, तो वही सेंटेंस मतलब वही लाइन पे चलेगा। तो कोड विद कॉपी जो है यहाँ से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो AE से शायद प्रिंट होने वाला था, हाँ EFGH फिर कोड विद कॉपी। अब देखो थी मेरी बात, देखो अगर मैं कैरेज रिटर्न को यहाँ यूज़ करूँगा ना तो जितना है कितना है, 1 2 3 12 कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। कोड विद कॉपी 12 कैरेक्टर, कैरेज रिटर्न के राइट में कितने कैरेक्टर है ना वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना काटेगा वो लेफ्ट में। तो लेफ्ट में अभी तो मैं इसको हटा देता हूँ, एक तरीके से इसको हटा देता हूँ। लेफ्ट में कितना है, 8 है, ठीक है। तो अभी जो होगा ना
वो पहली बात ABCD आपको दिखेगा ही नहीं। पहली बात यहाँ पे क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ABCD था वो प्रिंट तो हुआ, फिर क्या हुआ कि कैरेज रिटर्न पे आया ये वाले प्रिंट पे, और क्योंकि न्यू लाइन में खिसका नहीं था, कर्सर न्यू लाइन में नहीं खिसका था, तो क्या किया, जो बैक स्पेस मतलब जो ABCD प्रिंट था ना, वो कोड विद कॉपी से रिप्लेस करना शुरू कर दिया, और पूरा रिप्लेस हो गया क्योंकि 8 ही कैरेक्टर थे। अगर इसमें को बढ़ा देता IJKL, अभी कितने 12 है, तो अभी भी पूरी तरह रिप्लेस हो जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा डाल दिया, तो अभी क्या होगा, M प्रिंट हो जाएगा लास्ट में। तो ये कैसे होता है, देखो जो लिखा हुआ है, अगर कर्सर है ना, मतलब कैरेज रिटर्न के लेफ्ट में अगर कुछ है तो ये काम कर रहे हैं, तो उसको टेक्निकली सेम जैसा प्रिंट हो रहा है तो वैसे प्रिंट हो रहा होगा। अगर कुछ है ना, कैरेज रिटर्न आया और टर्मिनल का कर्सर यहाँ पे है समझो, ओके पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो अच्छे से समझा पाऊँगा मैं, इसको क्लियर भी कर देता हूँ जावा। हाँ तो देखो अभी ए प्रिंट हुआ ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। कोड विद कॉपी का कितना कैरेक्टर है, 12। तो कोड विद कॉपी का पहला कैरेक्टर जो है यहाँ पे प्रिंट होगा, तो के यहाँ पे आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करके रन कर देते हैं यहाँ पे। तो जो के है वो रिप्लेस हो गया, ए के बदले बी के बदले ये रिप्लेस हो गया, सी के बदले ये रिप्लेस हो गया, ऐसे एक एक करके एल तक आया तो आई रिप्लेस हो गया, बट एम रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि वो उसके लिए कुछ था ही नहीं, वहाँ पे जगह ही नहीं बची थी। टेक्निकल दिखाते हैं तो एम इसलिए रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि उसको रिप्लेस करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल दूँ या फिर स्पेस डाल दूँ ना तो भी रिप्लेस हो जाएगा वो, ठीक है, ऐसा होता है। तो आई होप ये भी समझ गया होगा। बैक स्पेस और कैरेज रिटर्न थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो ये इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि अगर आप टेक्निकली यूज़ करो एस्केप सीक्वेंस ना, तो ऑब्वियसली बैक स्पेस और कैरेज रिटर्न ही कॉम्प्लेक्स थोड़े होते हैं, बस टेक्निकली थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, उतने भी ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप इतना तो समझ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो तीसरा मेथड जो है सिस्टम क्लास का प्रिंटिंग एनी आउटपुट टू दी टर्मिनल, वो है printf, और वो फेमस है फॉर यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो पहले हम printf को कैसे लिखते हो देखते हैं। सिंपल सी बात है, सिस्टम डॉट आउट तो सेम ही रहेगा, बस printf लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और ये आ गया दिस इज जावा ट्यूटोरियल, ठीक है, लिख दिया। तो ये टेक्निकली प्रिंट और printf के तरह ही, प्रिंट और println की तरह दिख रहा होगा, और ऑब्वियसली वो दिखना चाहिए, एंड सेम वे में यूज़ हो गया, ठीक है। काम करते कॉपी कर लेते, 3 लाइन लिख दिया मैंने। हाँ तो अगर मैं इसमें कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला चीज़ नहीं दूंगा, क्या होता है देखते हैं, नहीं दूंगा तो ये सिंपली प्रिंट की तरह यूज़ होता है। प्रिंट जो मेथड हमने देखा था विदाउट बैकस्लैश एंड एट द एंड, ठीक है, उसके तरह यूज़ हो जाता है। लेकिन आप इसको अलग वे में यूज़ कर सकते हो, जो कि होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेट्स से कि अगर मैं एक इंट का वेरिएबल बना दिया, मेरे पास इंट की वैल्यू है यहाँ पे ले दिया 56, ठीक है। तो अभी अगर मेरे को प्रिंट करना है इंट को, तो अभी अगर मैं प्रिंट करके प्रिंट वाले को यूज़ करके अगर इसको इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या बोल रहा हूँ ना, प्रिंट को यूज़ करके अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, द वैल्यू इज़, फिर यहाँ पे प्लस दूंगा, फिर जो भी कैरेक्टर ये है ए लिख दूंगा, ठीक है, वेरिएबल का नाम, और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। द वैल्यू इज़ 56, और समझो आगे का समझ सकते हो आप। बट इसमें क्या हो रहा है कि मेरे को बार बार प्लस यूज़ करना पड़ेगा, और बार बार मेरे को डबल पैरेंथेसिस को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर दूसरा अगर मेरे को रहेगा लंबा कुछ रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करके, मतलब प्रिंट टाइप यूज़ करके आप इसको आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दिया दिस नहीं बोल रहा, द वैल्यू इज़, फिर यहाँ पे मैं प्लस ए के लिए काटूंगा नहीं, मैं यहाँ पे परसेंटेज लिखूंगा और डी लिखूंगा और कॉमा डाल के वेरिएबल का नाम दे दूंगा, ठीक है, एंड इट डज द सेम वर्क। ओके, सेम वर्क किया इसने। ये वाला जो 56 दिख रहा है वो कैसे हुआ, प्रिंट से हुआ है, और जो दूसरा वाला दिख रहा है वो कैसे हुआ, printf से हुआ। विच वन इज ईजियर, printf वाला ईजियर है। हाँ अभी आपको नहीं लग रहा हो क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना। जब अगर मैं 4-5 वेरिएबल या फिर पूरा a प्लस बी इक्वल टू सी दिखा रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ a इज इतना प्लस इतना इतना, तब दिक्कत होने लगती है। परसेंटेज डी जो है वो तो हमने देखा इंट के लिए यूज़ हो रहा है,
और फॉर्चुनेटली ये इंटीजर जितने भी है सबके लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब डबल के लिए जो यूज़ होता है वो होता है परसेंटेज एफ ऑब्वियसली, और ये डबल के साथ फ्लोट के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि टेक्निकली कहा जाए तो डबल बोल रहा हूँ मैं, डेसिमल पॉइंट वाले जितने भी होते हैं, दो है ऑब्वियसली, दो ही है, तो डेसिमल पॉइंट वाले यूज़ हो जाते हैं परसेंटेज एफ से, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया फॉर डबल एंड फ्लोट। जो ऊपर वाला डी दिख रहा है वो इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग चारों के लिए हो गया। कैरेक्टर के लिए यानी कि कैर के लिए होता है सी, और बुलियन के लिए होता है बी। अब थोड़ा अगर मैथमेटिकल टर्म पे जाए, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल करके दो टाइप ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर एक एक दिया हुआ है। तो ऑक्टल के लिए परसेंटेज ओ, और हमारे हेक्साडेसिमल के लिए दो होता है, परसेंटेज एच भी होता है और परसेंटेज एक्स भी होता है, दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेक्साडेसिमल अगर आपको नहीं पता क्या है तो डोंट वरी, पता करने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। और एक है परसेंटेज ई करके, जो टेक्निकली साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल वैल्यू दिखा देता है, यानी कि अब देखते क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यू बोल दो उसको, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो एक एक को पहले दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू भी डाल दो, मतलब जो भी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं हम, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी टाइप का यूज़ कर रहे हैं तो उसका वैल्यू डाल दो डायरेक्ट, या फिर वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल का नाम डाल दो, ठीक है। या फिर सीधा एक्सप्रेशन भी डाल दो, बस वो इवैल्यूएट होकर उसी डेटा टाइप में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो, अब क्या है कि आप कितना भी फॉर्मेट स्पेसिफायर एक स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हो, और एक के बाद जो एक। और अभी मैंने जो यूज़ किया ना यहाँ पे स्पेस देके यूज़ किया, ज़रूरी नहीं स्पेस देके यूज़ करना, स्पेस देके यूज़ करोगे तो प्रिंट भी स्पेस देके होगा। अगर मैं इस पे से स्पेस हटा दूँ ना तो ये जो के है दोनों चिपक के प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई नंबर दे रहा हूँ कैरेक्टर को, तो एज अ कैरेक्टर ही उसे ट्रीट कर रहा है, तो उसके एस की वैल्यू के हिसाब से जो कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं उसको ऐसा ट्रीट कर रहा है। कैरेक्टर दिए तो दिक्कत ही की बात खत्म हो जाती है। अच्छा, तो अभी मेरे से क्या गलती हो कि मैंने परसेंटेज एफ यूज़ कर के रखा है, मतलब कॉपी किया था तो पेस्ट ही कर दिया, मैंने एफ को चेंज नहीं किया। और ऑब्वियसली परसेंटेज क्या था उसका, बी था, मतलब
बूलियन के लिए %b था फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो टेक्निकली आपने देख लिया कि अगर आप डिफरेंट यूज़ करोगे तो एरर आ जाएगा, जो टाइप है वही यूज़ करो। तो या मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, मेरे को अच्छा लगेगा। एंड ऑब्वियसली आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन जो डालने डालो, बस जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हो ना उस हिसाब से डालना होता है, ठीक है। अब ये ऑक्टल हेक्साडेसिमल नहीं समझते, बाद में समझेंगे उसको, पहले एक्सपोनेंशियल्स देखते हैं। तो अभी देखो, इसको क्लियर करके चलाता हूँ। तो देखो एक्सपोनेंशियल वाला जो मैंने यूज़ किया ना, तो क्या करता है, अगर इस वाले नंबर में नहीं समझ रहे तो पहले 5 कर लेते हैं। तो अभी तो पहली बात तो अगर आप एक्सपोनेंशियल वाला यूज़ कर रहे हो ना तो उसको एक डबल वाला यानी कि डेसिमल वाला नंबर देना पड़ता है, फ्लोट डेसिमल जो भी हो। तो वो क्या करता है, जैसे अगर मैंने इसको ये नंबर दिया है ना, एक इजी वाला नंबर लिया तो ये ज़्यादा हार्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 7 6, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है, अगर कोई नंबर है उसका डेसिमल देखता है, वो डेसिमल को उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद ला देंगे, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से कितना डिजिट लेफ्ट में आया, 1 2 3 4 5 6 उतना आया। तो जो नंबर बचता है वो क्या क्या बचेगा, देखो जैसे अगर यहाँ पे आएगा ये, हाँ 1.2345678976 हो जाएगा। बट क्या दिक्कत होती है कि आप नंबर को वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई कर देता है 10 टू दी पावर, जितने टाइम हम आए, कितने टाइम आए 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू दी पावर 6 आ जाता है। और उसी को यहाँ पे एज अ ई रिप्रेजेंट किया, ई और प्लस। तो मैंने यहाँ पे जो 10 लिखा था वो जो है ई समझ लो और प्लस समझ लो अपना एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर समझ लो। तो 10 टू दी पावर 6 06 यूज है यहाँ पे, बिकॉज 06 मतलब 6 ही होता है ना, और क्या होता है। मैं इसको नंबर बढ़ा दूंगा, तो क्या किया मैंने, हाँ इसको कमेंट नहीं किया मैंने, तो नंबर बढ़ा दूंगा ना तो क्या होगा कि वो ऑब्वियसली पावर बढ़ जाएगा। बट फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाजू में लाके छोड़ते हैं हर बार के, कोई भी नंबर दो आप उसको, एक्सपोनेंशियल ऐसे फॉर्म में दिखाएगा उसको, ठीक है। और अगर आप इंडिजर दोगे तो एरर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। वेल देखा जाए तो इसे भी देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग ले लिया, डेसिमल मतलब जो हमारा बेस 10 वाला नंबर होता है, ऑक्टल मतलब बेस 8 वाला नंबर सिस्टम, और हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 वाला हेक्साडेसिमल नंबर। तो अगर आप यूज़ करोगे ना %d, तो जो नंबर दिया मैंने इंट वाला वो एज अ इंट आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 15 ही प्रिंट होगा, बेस 10 में ही आता है। और ऑक्टल बेस 8 में आएगा जो कि अलग वैल्यू होगी जो कन्वर्ट होके आती है, और हेक्साडेसिमल में 15 को हेक्साडेसिमल के हिसाब से कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो रन करते हैं उसको। तो देखो यहाँ पे पहले ये ला
डाल देता हूँ मैं। तो देखो अभी डेसिमल 15 आ गया। ऑक्टल में 15 जो होता है हमारे नंबर में, हमारे में जो 15 होता है बेस 10 में, वो बेस 8 में होता है 17, और हेक्साडेसिमल में होता है यानी कि बेस 16 में होता है F। और एक चीज़ जो है वो है कि आप इसको अगर कैपिटल H रखोगे ना तो जो F प्रिंट हुआ था स्मॉल प्रिंट होने की जगह बड़ा प्रिंट हो जाएगा, मतलब कैपिटल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे ऑब्वियसली X को यूज़ कर सकते हो, अगर स्मॉल यूज़ करोगे तो स्मॉल, कैपिटल यूज़ करोगे तो कैपिटल, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस। और बुलियन के साथ भी ऐसा ही था, अगर मैं बुलियन यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल B, तो अगर कैपिटल B यूज़ करूँगा तो वो B जो कैपिटल B आ रहेगा वो फॉल्स यहाँ पे है। हाँ, तो ये कैसा प्रिंट हुआ है, कैपिटल में प्रिंट हुआ है पूरा। यही चीज़ हम प्रिंट स्ट्रीम यूज़ करके कर सकते हैं। प्रिंट स्ट्रीम का इंस्टेंस जो कि आउट था सिस्टम क्लास के, जो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे, तो डायरेक्टली प्रिंट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम प्रिंटिंग कर भी सकते हैं टर्मिनल में। और उसके लिए आपको पहले तो प्रिंट स्ट्रीम को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम प्रिंट स्ट्रीम को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपली लिख दूंगा java.io. क्या लिखूंगा, प्रिंट स्ट्रीम, एंड ऑब्वियसली एक केस सेंसिटिव है, तो प्रिंट स्ट्रीम में P और S कैपिटल में रहेंगे। और हर बार की तरह स्कैनर की तरह हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा प्रिंट स्ट्रीम का। अब आप सोच रहे होगे कि हमने system.out में ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया, तो अगर मैं एक शब्द में बताऊँ तो देखो, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ ना तो प्रिंट एलन और प्रिंट एफ जो मेथड्स थे सिस्टम क्लास के वो थे स्टैटिक मेथड, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जो स्कैनर में जितने भी मेथड हमने देखे, बफर रीडर में जितने भी मेथड हमने देखे, और जो भी हम बाकी भी मेथड देखने वाले प्रिंट स्ट्रीम में, वो सब के सब स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। सिंपल भाषा में बता दिया, डिटेल में हम उसमें देखेंगे। तो एक प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसका नाम मैं दे दूंगा PS, एंड लेट्स मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम, एंड इसमें क्या देंगे, system.out। ये system.out रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कहाँ पे, टर्मिनल में, ओके। और आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो आप। तो मैं PS लिखूँगा और प्रिंट डाल दूँगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा हेलो, लिख दिया हेलो, और यहाँ पे मैं जाऊँगा और रन करने की कोशिश करूँगा, और हेलो रिंग क्या आ गया। अब नीचे जाऊँगा, मैं लिखूँगा PS.println और लिख दूँगा हेलो अगेन, ठीक है। तो फिर से रन हो जाएगा और हेलो अगेन आ गया। एंड ऑब्वियसली आपको भी पता है प्रिंट और प्रिंट कैसे काम करते थे सिस्टम में, और सेम यहाँ पे भी वैसे काम करते हैं। और प्रिंट ऐप भी सेम तरीके से काम करते हैं, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्केप सीक्वेंस हमने देखे सिस्टम में, वो दो सब में वैलिड होंगे, जितने भी हम आउटपुट स्ट्रीम वाले देखेंगे, ठीक है। तो प्रिंट, ओके, तो PS.printf लिख दूंगा, और मैं यहाँ दे दूंगा %d, और यहाँ पे दे दिया नंबर, एंड 476 प्रिंट हो जाएगा। और ऑब्वियसली न्यू लाइन में इसलिए प्रिंट हो कि प्रिंट एलन था हेलो अगेन वाला में ना, ठीक है। इतना तो फिगर आउट कर ही सकते हो आप। तो देखा जाए तो टेक्निकली तीनों मेथड्स सिस्टम के तीनों मेथड से, मतलब प्रिंट स्ट्रीम के तीनों मेथड सिस्टम के तीनों मेथड से इक्विवेलेंट ही है। और बस इतना डिफरेंस है कि आपको system.out को हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप एक ही बार में यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे जो भी प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया वो लिख दिया। अगर मैं इसको सीधा वन वर्ड बनाऊंगा तो वन वर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे ये P और इसको P और ये भी P लिख दिया यहाँ पे, एंड दैट्स इट, समझ गए। अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, Son, you know, once you start, there's no going back. और मे बी आप उसे यूज़ भी नहीं करना चाहो, स्पेशली फॉर प्रिंटिंग आउटपुट इन द टर्मिनल। जस्ट लाइक इनपुट में बफर रीडर था, उसी तरह आउटपुट में है बफर राइटर। डराने के लिए तो मैंने कहा था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट होने तो वाला है नहीं। तो पहले हम 3 इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं, मतलब इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, जो कि है java.io.
बफर्ड राइटर, दूसरा है आउटपुट स्ट्रीम राइटर और तीसरा है आईओ एक्सेप्शन। जस्ट लाइक हमने बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर में क्या किया था कि पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो अभी हम आउटपुट स्ट्रीम रीडर का राइटर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको बफर राइटर को दे दूंगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, शॉर्ट में दे दिया, और यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट। वहाँ पे क्या था, सिस्टम डॉट इन माई राइटर देते हैं, ऑब्जेक्ट दे दूंगा ये वाला। एंड अब आप यहाँ से प्रिंट करना, मतलब ऑब्वियसली प्रिंट करना शुरू कर सकते हो। और प्रिंट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है जो कि होता है राइट मेथड। तो अगर मैं माई राइटर लिखा और मैं लिख दूंगा राइट और मैं यहाँ पे कोई भी दे दूंगा स्ट्रिंग, अगर मैं प्रिंट करूँ इसको तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ। एंड दैट्स द फ्लॉ ऑफ, मतलब यही एक फ्लॉ होता है इसका कि अगर आप राइट यूज़ करोगे तो आपके वो इसके बाद फ्लश यूज़ करना पड़ता है। एक मेथड है फ्लश, ऐसे यूज़ करना पड़ेगा तो प्रिंट दिखता है। ओके, अगर मैं इसको ऐसा रखूँ \n 4 स्टेटमेंट दे दिया और फ्लश यूज़ करूँगा तो हो जाएगा। अब अगर मैं फ्लश को ऊपर लिखूँगा ना, मतलब 2 के ऊपर लिखा, तो देखो क्या होता है कि 2 ही प्रिंट होता है, उसके नीचे वाला फ्लश एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक और फ्लश मेरे को देना पड़ेगा। जैसे ये है, एक और फ्लश दूंगा तो चारों प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, एंड जितने भी एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफाई इसमें यूज़ नहीं हो पाएगा, बट जितने भी एस्केप सीक्वेंस है आप यूज़ कर सकते हो इसमें। ठीक है, एंड अगर आपको अलग से न्यू लाइन यूज़ करना है, मतलब \n के बना, तो आप यहाँ पे मेथड एक दे के रखा है लोग ने, जो कि है न्यू लाइन मेथड करके, न्यू लाइन, एंड ये सिंपली एक नया लाइन ऐड करके दे देता है। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू लाइन नहीं ऐड दूँ तो भी वो न्यू लाइन में चला जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस दिखा देता हूँ, और अब यहाँ पे 2 न्यू लाइन की वजह से एक एक्स्ट्रा गैप दिख जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकली 3 मेथड है और 2 ऑब्वियसली अगर मैं राइट यूज़ करूँ तो फ्लश उसके नीचे होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो कंटेंट ही नहीं दिखेगा। ठीक है, और न्यू लाइन इज़ जस्ट फैंसी मेथड जो कि किसी काम का भी नहीं हो सकता है कभी कभी, मोस्टली तो ये यूजलेस ही है मेरे लिए, बाकी आपके ऊपर है। प्रिंट राइटर इज ऑल्सो अ वे टू प्रिंट आउटपुट टू द टर्मिनल। दिस माइट बी द कूलेस्ट वे टू प्रिंट इन द टर्मिनल, बट स्टिल देखते हैं। तो पहले तो मेरे को 3 नहीं, इसका सिर्फ 2 ही, java.io .print राइटर, और एक तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख ही गया होगा कि आईओ एक्सेप्शन वाला इंपोर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन लिखना होगा आपको। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा प्रिंट राइटर का, लेट्स से p और न्यू प्रिंट राइटर, और यहाँ पे दे दूंगा मैं सिस्टम डॉट आउट। मेरे पास टोटल 5 मेथड्स हैं टू प्रिंट एनीथिंग ऑन टर्मिनल। प्रिंट एलन, प्रिंट है, ये 3 तो आपने देखा ही है, और राइट ये भी देखा है, और एक एक्स्ट्रा मेथड है जो नया है, वो है फॉर्मेट। एंड एक मेथड है जो कि है फ्लश, जो कि आपको पता है क्या करता है, एंड बिना फ्लश के आप कुछ भी यूज़ करोगे तो दिखेगा नहीं। तो पहले देखते हैं प्रिंट, सो रन करते हैं। नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? फ्लश मैंने डाला है क्या? नहीं डाला, दिख गया। अब यूज करते हैं प्रिंट एलन।
आ गया। अब यूज़ करते हैं printf। ये भी आ गया। और अब हम लिखेंगे राइट वाला मेथड। ये भी वर्क कर गया। एंड ऑब्वियसली अब फॉर्मेट भी है, जो लास्ट मेथड है फॉर्मेट। तो पहले तो मैं फॉर्मेट ऐसे दिखाता हूँ, और अब फॉर्मेट को मैं दिखाऊंगा कुछ ऐसे। ओ हाँ, कॉमा रह गया था। हाँ, तो देखो रन दिखाया गया मैंने, अच्छे से नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है बट यहाँ पे एक चीज़ कर देते हैं। ओके हाँ, तो फॉर्मेट और printf एक ही है, ठीक है, ऊपर से पूरा एक ही है, ठीक है। तो जैसे आप फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हो फॉर्मेट printf में, वैसे आप फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो। बट देखा जाए तो सिर्फ ये प्रिंट राइटर में ही अवेलेबल है, प्रिंट राइटर, हाँ, system.out में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं फ्लश हटा दूँ ना, तो ये कहीं पे भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए फ्लश आपको रखना पड़ेगा। लेकिन एक और मतलब तरीके से मॉडिफिकेशन आता है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल के ट्रू लिख दूँ और मैं फ्लश ना रखूँ तो क्या होगा? हाँ, तो अगर मैं फ्लश नहीं यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ट्रू डाल के रखा है, तो मुझे फ्लश लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी है सबके सब दिख जाएंगे, बिना फ्लश बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सारे पाँच के पाँचों प्रिंट हो गए। वही अगर मैं यहाँ पे फ्लश नहीं रखूँगा और ये यहाँ पे ट्रू मैं नहीं डालूँगा, तो दिक्कत क्या आ जाएगी? कुछ नहीं प्रिंट होगा। एरर आएगा? नहीं आया, पर कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो मुझे फ्लश देना पड़ेगा, और अगर मैं फ्लश दूंगा तो सबका सब प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फ्लश थोड़ा सा ऊपर नीचे दूंगा तो नीचे वाला कुछ नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ ऊपर वाला प्रिंट होगा, जितना फ्लश में आता है। फ्लश के ऊपर वाले प्रिंट होगा, ठीक है। जी हाँ, तो दी एंड हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।